हेलो बीएससी के कमांडोज। इससे जो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, मूल के प्रकार या टाइप्स ऑफ रूट को अच्छे से समझ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मूल शीर्ष के क्षेत्र की स्टडी करने वाले हैं। मूल शीर्ष के क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं, है ना बेटा, मूल शीर्ष का क्षेत्र, ठीक है ना, इसकी स्टडी करने वाले हैं बेटा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, मूल शीर्ष का क्षेत्र यानी कि रीजन ऑफ रूट टिप, ठीक है ना बेटा, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा, रूट टिप की बात करने वाले हैं, रीजन ऑफ रूट टिप। अब बेटा क्या होता है कि जो ये सीडलिंग है और इसके अंदर जो प्राइमरी रूट है, इस प्राइमरी रूट की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस प्राइमरी रूट का क्या हो जाएगा, रूट टिप होगा कि नहीं होगा, ये बेटा रूट टिप होगा कि नहीं होगा, मूल शीर्ष होगा या नहीं होगा, होगा ना बेटा। तो इस रूट टिप का अगर मैं क्या करूं, इसको आवर्धित करके देखूं तो इस प्रकार की जड़ या इस प्रकार का मूल शीर्ष हमें दिखाई देगा। तो रूट टिप को मैं आवर्धित करके देखूं तो इस प्रकार का क्या दिखाई देगा, रूट टिप आवर्धित होकर के दिखाई देगा। अब होता क्या है, मूल शीर्ष जो होता है ये यहाँ पर बेटा ये मूल शीर्ष है जिसको अपन ने आवर्धित करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर मूल शीर्ष में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। अपना जो टॉपिक है मूल शीर्ष के क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्षेत्र या जोन या रीजन पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मूल शीर्ष में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। 3 टाइप्स ऑफ रीजन, है ना बेटा, इन द रूट टिप, ठीक है ना। 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं मूल शीर्ष के अंदर। कौन कौन से है बेटा, तो अगर पहले क्षेत्र की बात करें, ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लो इसको। तो सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो विभेज्योतकी क्षेत्र होता है बेटा। कौन सा, विभेज्योतकी क्षेत्र, ठीक है ना, विभेज्योतकी क्षेत्र, ठीक है ना। और इसे क्या कह सकते हैं अपन बेटा, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है ना, या मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन भी कह सकते हैं बेटा। जोन की जगह अपन रीजन का यूज भी कर सकते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक जोन। दूसरा होता है बेटा, ये हो गया बेटा विभेज्योतकी क्षेत्र। इसके बाद दूसरा होता है बेटा दीर्घीकरण क्षेत्र, ठीक है ना, दीर्घीकरण, है ना, क्षेत्र यानी कि इलोंगेशन जोन। क्या होता है बेटा, इलोंगेशन जोन, ठीक है ना बेटा, ये इलोंगेशन जोन हो जाता है बेटा, ठीक है ना, या इलोंगेशन रीजन भी कह सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र होता है रूट टिप का वो होता है बेटा परिपक्वन क्षेत्र। क्या होता है बेटा, परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र जिसे बोलते हैं बेटा मैच्यूरेशन जोन, ठीक है ना बेटा। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं, किसके अंदर, रूट टिप के अंदर 3 प्रकार के क्षेत्र, 3 प्रकार के रीजन या 3 प्रकार के जोन दिखाई देते हैं, विभेज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। जब अपन बात करते हैं, जब अपन क्या बात करते हैं, रूट टिप के नीचे से ऊपर चलते हैं तो हमें विभेज्योतकी क्षेत्र, फिर दीर्घीकरण, फिर परिपक्वन क्षेत्र दिखाई देता है, एक सीक्वेंस में दिखाई देते हैं। अब बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं विभेज्योतकी क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं बेटा, पहले सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं विभेज्योतकी क्षेत्र की, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विभेज्योतकी क्षेत्र, ठीक है ना बेटा, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है ना। अब बेटा होता क्या है कि यहाँ पर पतली भित्ति, देखो मैंने क्या कहा कि जो 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अपन स्टडी कर रहे हैं सीक्वेंस में। तो सबसे पहला आता है विभेज्योतकी क्षेत्र। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा क्षेत्र होता है जिसे विभेज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। लगभग यहाँ से और यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है ना बेटा। अभी सब समझ लेंगे बेटा, या क्षेत्र या रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। अब इसमें क्या होती है, छोटी सेल्स पाई जाती है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है। इसके साथ ही जो ये कोशिकाएं होती हैं इनकी जो भित्ति होती है ना बेटा, ये क्या होती है, पतली भित्ति होती है इनकी, ठीक है ना। तो छोटी छोटी कोशिकाएं और इसमें क्या पाई जाती है, पतली भित्तियां पाई जाती है
कोशिकाओं में। और पतली भित्तियां इसलिए भी पाई जाती है क्योंकि जो विभेजोत्की क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती है, इनमें निरंतर क्या चलता रहता है बेटा, विभाजन चलता रहता है, ठीक है ना। तो विभाजनशील क्षेत्र होता है बेटा, ये विभाजनशील क्षेत्र होता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती है मेरिस्टेमेटिक जोन में, वो क्या होती है, छोटी कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है पतली होती है, ताकि विभाजन में दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए। तो विभाजनशील क्षेत्र होता है बेटा ये। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, यहाँ पर रेगुलर क्या चल रहे होते हैं, विभाजन चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये विभेजोत्की क्षेत्र होता है। और अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटे आकार का होता है। ये जो क्षेत्र होता है इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है बेटा। ये मेरिस्टेमेटिक जो क्षेत्र होता है वो छोटा आकार का होता है, छोटा क्षेत्र होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि विभेजोत्की जो क्षेत्र होता है वो छोटा क्षेत्र होता है, किसके कंपैरिजन में, दीर्घीकरण और परिपक्वन क्षेत्र के कंपैरिजन में। तो बेटा ये क्या होता है, छोटा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये इस विभेजोत्की क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट जो होता है ना बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है और एक इंपॉर्टेंट संरचना जिसे कहते हैं मूल गोप पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। किसके चारों तरफ, इस विभेजोत्की क्षेत्र के चारों तरफ मूल गोप नामक संरचना पाई जाती है, रूट केप नामक संरचना पाई जाती है बेटा। क्या पाई जाती है, रूट केप नामक संरचना। कौन से क्षेत्र के चारों तरफ, विभेजोत्की क्षेत्र के चारों तरफ। अब होता क्या बेटा कि यहाँ पर जो विभेजोत्की जो क्षेत्र है इसमें कौन सी कोशिकाएं, विभाजन करने वाली कोशिकाएं बेटा यहाँ पर है। यहाँ पर विभाजन करने वाली कोशिकाएं नहीं होती और यहाँ पर भी नहीं होती। यानी कि रूट टिप पर क्या होती है, रूट का जो टिप है ना बेटा, उसके बिल्कुल नीचे की तरफ, ये रूट टिप ही तो लिया था अपन ने, ये रूट टिप लिया था, इसके जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो विभेजोत्की क्षेत्र होता है। और यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है, विभाजन करने वाली कोशिकाएं। तो बेटा यहाँ पर विभाजन चल रहे होते हैं। अपन जानते हैं कि पादपों के अंदर लोकेलाइज्ड होती है ग्रोथ, यानी कि जो मूल की जो ग्रोथ होगी वो इस जोन से होगी, यानी कि जो जड़ होती है ना वो लंबाई में जो वृद्धि करती है वो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं के विभाजन की वजह से होती है। इसी प्रकार से जो पर्रोशीर्ष होता है वहां पर भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है ना। और वहां पर जो कोशिकाएं विभाजन करेगी तो उससे क्या होगा, पर्रो का क्या होगा, लंबाई में ग्रोथ होगी। जैसे यहाँ पर किस में ग्रोथ हो रही है, मूल की लंबाई में या जड़ की लंबाई में। तो होता क्या बेटा, इस मेरिस्टेमेटिक जोन के चारों तरफ क्या पाया जाता है, रूट केप पाया जाता है, मूल गोप पाया जाता है। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है बाहर की तरफ, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है बेटा, रूट केप है, ठीक है ना। और इसका एक विशिष्ट कार्य है बेटा, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था। होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक जो जोन है इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं, विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं। तो बेटा क्या होता है कि ये रूट की कहाँ पर पाई जाती है, भूमि के अंदर। अब भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर भी है बेटा, रेत के कण भी है, सोइल के पार्टिकल्स भी है। तो बेटा यहाँ पर अगर ये रूट केप नहीं हो तो फिर इसमें घर्षण की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण से क्या होगा, वहां पर जब ये ग्रोथ करेगा अंदर की तरफ तो वहां पर घर्षण लगेगा ना, सोइल पार्टिकल बीच बीच में आ रहे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक जोन की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, या मेरिस्टेमेटिक जो जोन है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उससे बचने के लिए बेटा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फिर लंबाई में ग्रोथ कैसे होगी जड़ों की। तो इन चीजों से बचने के लिए, क्षतिग्रस्त होने से बचने के लिए यहाँ पर मूल के अंदर, जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, रूट केप पाई जाती है। अब ये रूट केप जो होती है ना वो सहायता करती है इन मेरिस्टेमेटिक जोन को क्या होने से बचाती है, क्या होने से बचाती है बेटा, चारों तरफ से कवर्ड करके रखा हुआ है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। कौन बेटा, रूट केप। और ये आसानी से लंबाई में ग्रोथ करता चला जाता है, ठीक है ना बेटा। तो इसका जो रूट टिप है वो आसानी से ग्रोथ करता है। तो रूट केप का काम क्या हुआ, इस मेरिस्टेमेटिक जोन को क्षतिग्रस्त होने से बचाना, ठीक है ना, ये काम हुआ। तो बेटा ये रूट केप होती है, ठीक है ना। और जितने भी बेटा स्थलीय पादप होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा, रूट केप पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रूट केप। अगर मैं बात करूं कि कोई जलीय पादप है बेटा, कौन सा पादप है, एक्वेटिक प्लांट है कोई, अब जलीय पादप के अंदर रूट केप की आवश्यकता होगी। क्या वहां पर सोइल पार्टिकल है, वहां पर तो पानी ही पानी है ना बेटा, जल है वहां पर, तो इतना कोई क्षतिग्रस्त नहीं करते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन को, लेकिन वहां पर भी रूट केप पाई जाती है बेटा। लेकिन वहां पर रूट केप जो होती है ना वो रूट पॉकेट कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, रूट पॉकेट कहलाती है। और वहां पर जो कार्य होता है वो अलग होता है, ठीक है ना, रूट पॉकेट कहलाती है। यानी कि जलीय पादपों के अंदर क्या पाई जाती है बेटा,
रूट पॉकेट पाए जाते हैं। रूट कैप के स्थान पर क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट। और इन पॉकेट्स में भरी होती है बेटा वायु, और जब वायु भरी होगी तो बेटा जलीय पादपों को क्या प्रदान करती है? फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी यानी कि उत्प्लावकता का गुण प्रदान करती है। तो याद रख लेना कि जो जलीय पादप होते हैं उनके अंदर रूट कैप के स्थान पर क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है, जिनके अंदर वायु भरी होती है। वायु के कारण से जो जलीय पादप होते हैं उनमें उत्प्लावकता यानी कि तैरने का गुण पाया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो ये अपन ने बात कर ली थी मूल गोप की। ठीक है ना बेटा? अब अपन बात करते हैं, ये हो गया बेटा विभेजोत्की क्षेत्र। अपन बात करते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की बात करते हैं बेटा? दीर्घीकरण क्षेत्र की। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? तो अपन दूसरा टॉपिक अपन का है दीर्घीकरण क्षेत्र यानी कि इलोंगेशन जोन। अब बेटा इस क्षेत्र में क्या होता है? तो यहां पर क्या होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक जो जोन की जो कोशिकाएं हैं जो विभाजन कर रही है, विभाजन करने के बाद कोशिकाएं कहां पर बढ़ती जाती है? ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है बेटा। और यहां पर क्या होता है? उन जो विभाजन करके जो छोटी कोशिकाएं आई है ना बेटा, उनका जो आकार है वो बढ़ता है, यानी कि उनका जो आकार है, सेल का आकार यहाँ पर क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना? बढ़ता है, बड़ा होता है, और लंबाई में भी बढ़ती है। तो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है प्लस उनका आकार बढ़ जाता है। लंबाई प्लस उनका जो आकार है, जैसे कोशिकाएं इतनी सी थी तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? ऐसे समझ सकते हैं बेटा। वैसे इतनी बड़ी नहीं होती कोशिकाएं, ठीक है ना? वो समझाने के लिए भाई छोटी थी बड़ी हो जाती है। तो सेल का आकार बढ़ता है ना बेटा, और प्लस लंबाई बढ़ती है। तो कौन से क्षेत्र में बेटा? दीर्घीकरण क्षेत्र में। और दीर्घीकरण क्षेत्र जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर की तरफ होता है, यानी कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि अगर मैं पॉइंट कर दूं तो ये क्षेत्र तो कौन सा हो गया बेटा? मेरिस्टेमेटिक। और ये वाला जो क्षेत्र है यहां से यहां तक का, तो ये हो गया अपन का कौन सा जोन हो गया बेटा? ये कौन सा जोन हो गया बेटा? दीर्घीकरण क्षेत्र, या जिसे कहते हैं इलोंगेशन जोन। ठीक है ना? इलोंगेशन जोन। ठीक है ना? ये हो गया बेटा। तो ये होता है इलोंगेशन जोन। यहां पर क्या होता है? जो विभाजन करके जो कोशिकाएं आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि कोशिका ऊपर की तरफ जाती है बेटा। हो क्या रहा है यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पर जो कोशिकाएं थी, ये यहाँ की कोशिकाएं की बात कर रहा हूं मेरिस्टेमेटिक जोन की, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं कहां पर है बेटा? ये मेरिस्टेमेटिक जोन मान लिया अपन ने। ये मेरिस्टेमेटिक जोन में कोशिकाएं, अब इनके अंदर विभाजन होगा तो 1 से 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो यहां पर कोशिकाएं क्या होती है? ऊपर की तरफ संख्यात्मक वृद्धि होती है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाती रहती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कोशिकाएं तो अभी यहीं पर ही है जो विभाजन कर रही है, लेकिन जो नई कोशिकाएं बन रही है वो ऊपर की तरफ जाती जा रही है, समझना बेटा। और ये कहाँ पर पहुंच रही है? इस इलोंगेशन जोन में। अब बेटा इनमें विभाजन थोड़ी होता, तो इलोंगेशन जोन में विभाजन नहीं होता। मैंने कहा था ना मेरिस्टेमेटिक जोन में ही विभाजन होता है। ठीक है ना? तो रूट टिप के टिप वाले भाग पर, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले भाग पर ही विभाजन होता है। इसी प्रकार से पर्रोशीर्ष यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको? शूट अपेक्स पर ही वहीं पर विभाजन होता है, उसके नीचे विभाजन नहीं चल रहा होता। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कोशिकाएं ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। जब बेटा यहाँ पर नई नई कोशिकाएं बनेगी और वो ऊपर की तरफ पहुंचाई जाएगी, तो बेटा ऊपर की तरफ पहुंचाई जाने की वजह से लंबाई इस तरफ बढ़ेगी ना। कोशिकाएं तो इस तरफ जा रही है, यानी कि नई कोशिकाएं बन बन के ऊपर जा रही है। तो फिर कोशिकाएं जब ऊपर जाएगी बन बन के, तो इसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई? इस रूट टिप की लंबाई वो बढ़ती जाएगी ना नीचे की तरफ। तो रूट टिप की लंबाई तो नीचे, यानी कि रूट की लंबाई नीचे की तरफ बढ़ती है, जबकि कोशिकाएं विभाजन कर करके किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। और कौन से क्षेत्र में पहुंच रही है? इलोंगेशन जोन में। अब बेटा विभाजन तो करना नहीं है, तो यहां पर क्या होती है? इन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है और इनका आकार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना बेटा? तो इलोंगेशन जो जोन होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, वहां पर जो कोशिकाएं होती है वृद्धि करके क्या हो जाती है बेटा? आकार में बड़ी और लंबाई में भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और अपेक्षाकृत जो ये क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। बड़ा क्षेत्र है किसकी अपेक्षा? बड़ा क्षेत्र है किसकी अपेक्षा होता है बेटा? बड़ा ये विभेजोत्की क्षेत्र से थोड़ा बड़ा वाला क्षेत्र होता है। ठीक है ना बेटा? उससे बड़ा क्षेत्र है। अब इसमें क्या है कि इसमें दीर्घीकृत होकर के कोशिकाएं क्या हो जाती है? बड़े आकार की हो जाती है, दीर्घीकृत हो जाती है। तो ये दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है, यानी कि जो भी इसको पोषक तत्व वगैरह सब ये इकट्ठा करके बड़े आकार की हो जाती है। अब अपन बात करेंगे, ये दीर्घीकरण क्षेत्र इतना ज्यादा विशेष भी नहीं है। ठीक है ना? केवल इसमें क्या हुआ? जो कोशिकाएं यहाँ से विभाजन कर करके ऊपर जा रही है, उनका आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है। ठीक है ना? अब क्या होता है? तीसरा क्षेत्र आता है अपन का परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है ना? कौन सा क्षेत्र आता है बेटा? परिपक्वन क्षेत्र आता है। तो अपन बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, यहीं पर ही बात कर लेते हैं। ये परिपक्वन क्षेत्र है। अब इसमें क्या होता है? जो बड़ी आकार की जो कोशिकाएं होती है वो यहाँ पर, क्योंकि बेटा रेगुलर यहाँ पर विभाजन हो रहा है, तो कोशिकाएं ऊपर की तरफ बनती जा रही है। अब यहाँ पर विभाजन चल रहे हैं, रेगुलर निरंतर विभाजन चलता है मेरिस्टेमेटिक जोन में, निरंतर विभाजन चल रहा है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं बनी वो ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी, है ना बेटा? और नई कोशिकाएं मेरी इलोंगेशन जोन में आती जाएगी। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर विभाजन होने से नई
कोशिकाएं यहाँ पर आ रही है, और जो पुरानी कोशिका जो पहले बन चुकी थी वो ऊपर चढ़ती जा रही है। तो ये ऊपर की तरफ जाती जाती है ना कोशिकाएं, और फलस्वरूप क्या होता है, इसकी रूट टिप का जो रूट टिप जो है ना अपनी, ये रूट टिप क्या होती है, लंबाई में ग्रोथ करती है, तो कोशिकाएं ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। अब वो कौन से क्षेत्र में पहुंच गई कोशिका बढ़ते बढ़ते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना बेटा, ये क्या कहलाता है, मैच्योरेशन जोन कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मैच्योरेशन जोन, यानी कि परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और ये विशेष है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है, जो ऊपर की तरफ पहुंची है ना बेटा कोशिकाएं, जो आकार बड़ा हो गया था, यहाँ पर बड़ा आकार कर करके यहाँ पर तक पहुंच रही है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोशिकाओं का विभेदन होता है बेटा, विभेदन। और विभेदन को समझा लिया था मैंने कि अपना अपना काम करने के लिए, क्योंकि श्रम विभाजन पाया जाता है बेटा, पादपों की कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है, तो मैच्योरेशन जोन के अंदर श्रम विभाजन पाया जाएगा। इलोंगेशन जोन में तो सभी की साइज एक जैसी है, लंबाई में बड़ी हो चुकी है, ठीक है ना, आकार बड़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगी वो कोशिकाएं अपना अपना काम करना स्टार्ट करती थी, तो कोशिकाओं में क्या हो जाता है बेटा, विभेदन होता है, कार्य के अनुसार विभेदन होता है। देखा, जैसे कि मैं बात करूंगा बेटा कि जैसे कि ये रूट का टिप है, और यहाँ पर ये छोटी छोटी कोशिकाएं थी मेरिस्टेमेटिक जोन की। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते बड़ा आकार की कोशिकाएं होंगी, क्या होंगी बेटा, बड़े आकार की कोशिकाएं। ये कौन सा जोन हो जाएगा, इलोंगेशन जोन। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये वाला जोन मैच्योरेशन जोन है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो कोशिकाएं थी, यहाँ की जो कोशिकाएं थी बेटा, अब ये कौन सा जोन आ गया बेटा, यहाँ पर ये मैच्योरेशन जोन है बेटा। तो यहाँ की जो कोशिकाएं थी, भाई सभी कोशिकाओं से भरा पड़ा ना बेटा ये वाला क्षेत्र, तो ये ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं जा रही, अब अपना अपने हिसाब से ये क्या करेगी, विभेदन करेगी कार्य के अनुसार। तो क्या होता है, जैसे कि ये सतह की जो कोशिकाएं हैं वो ढोलकाकार हो जाएगी। अभी तक तो लंबाई में वृद्धि करी और गोलाकार थी, क्या होगी, ढोलकाकार हो जाएगी। तो ये ढोलकाकार होकर के किसका निर्माण कर लेगी, एपिडर्मिस का। और इसके जस्ट अंदर वाली जो यहाँ पर ये कोशिकाएं थी ना, ये तो ढोलकाकार होगी। इसके अंदर की जो कोशिकाएं थी ये कोर्टेक्स वाला रीजन का निर्माण कर लेगी, है ना बेटा, कोर्टेक्स रीजन का निर्माण कर लेगी। इसके अंदर की जो कोशिकाएं होंगी यहाँ पर होंगी, वो कौन सा, एंडोडर्मिस बनाएगी। फिर एंडोडर्मिस के अंदर वाली कोशिकाएं पेरिसाइकल बनाएगी। फिर जो बिल्कुल सेंटर की कोशिकाएं वो पित्त का निर्माण करेगी, पित्त सेल का निर्माण करेगी। वहां पर सेंटर के अंदर याद है फिर जाइलम फ्लोएम वगैरह भी बनाएगी कुछ कोशिकाएं, ठीक है ना। तो अपने अपने कार्य के अनुसार अपनी अपनी संरचना को बदल लेगी और अपना अपना कार्य करने लग जाएगी। बेटा यहाँ पर तो क्या मेहनत हो रही थी, विभाजन हो रहा था, यहाँ पर वो बड़ी हो रही थी, और फिर यहाँ पर अपना अपना जो भी कार्य है, जैसे कि जाइलम की जो सेंट्री कोशिकाएं होती है, जाइलम वाहिकाएं वगैरह बनाने लगती है, ठीक है ना। और जो ये परिधि पर जो कोशिकाएं होंगी वो एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो अपना अपना कार्य करने लग जाती है। कौन से क्षेत्र में जाकर के, मैच्योरेशन जोन में जाकर के। तो बेटा ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। अगर अब मैं बात करूं आगे कि जो मैच्योरेशन जो जोन होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं बेटा मूल रोम। क्या पाया जाता है, मूल रोम, ठीक है ना बेटा, मूल रोम, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट हेयर्स का निर्माण होता है बेटा। कहाँ पर होता है रूट हेयर्स का निर्माण, कौन से जोन में होता है, मैच्योरेशन जोन में। इसी कारण से जो मैच्योरेशन जोन होता है वो जल अवशोषण और खनिज अवशोषण का क्षेत्र भी कहा जाता है। मैच्योरेशन जोन के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, ये यहाँ पर रेड कलर में जो बना रखी है ये बेटा रूट हेयर्स हैं। क्या बेटा, ये रूट हेयर्स है। और रूट हेयर्स का क्या कार्य है बेटा, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं रूट हेयर। और इनकी वजह से बेटा जो क्षेत्र जो होता है ना बेटा, वो क्षेत्र बढ़ जाता है बेटा, किसका, जल अवशोषण करने का, ठीक है ना बेटा। क्योंकि क्या होगा बेटा, ये मूल रोम बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। और जो मूल रोम होती है बेटा एक कोशिकीय संरचना होती है। क्या होती है बेटा, जो मूल रोम होती है ना, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय संरचना होती है, जिसका निर्माण किससे होता है बेटा, इसका जो निर्माण होता है वो होता है बेटा एपिडर्मिस की कोशिकाओं से, एपिडर्मिस की सेल से। बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस सेल होती है ना बाह्य सतह पर, ठीक है ना, तो एपिडर्मिस की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। और एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, वो जिनको कहते हैं बेटा ट्राइकोब्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, याद रख लेना, वैसे अभी बता दूंगा और आगे। ब्लास्ट कोशिकाएं होती है, वो जो ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं होती है वो ग्रोथ करकुरा के एक कोशिकीय मूल रोम का निर्माण करती है। मूल रोम के द्वारा ही किसका, जल का और खनिजों का अवशोषण होता है। यानी कि जल और खनिज का अवशोषण कौन से क्षेत्र में होता है, मैच्योरेशन जोन के अंदर होता है बेटा। इलोंगेशन जोन में तो नहीं होगा क्योंकि मूल रोम नहीं है, और मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर तो वैसे भी कौन सा कार्य चल रहा है, विभाजन कार्य। इलोंगेशन जोन में बड़ा आकार होने का कार्य चल रहा है, यानी कि दीर्घीकरण का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर तो कार्य का अनुरूप काम करने लगी ना कोशिकाएं,
ऊपर की तरफ जा रही है और कार्य कर रही है बेटा मैच्योरेशन जोन में जाकर के अपना अपना, ठीक है ना। तो कुछ मूल रोम भी बना रही है, कुछ जाइलम फ्लोएम बना रही है, किसी ने एपिडर्मिस बना लिया, किसी ने कोर्टेक्स वाला रीजन बना लिया, ठीक है ना बेटा। तो ये वाली बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। तो रूट हेयर कौन से जोन में पाया जाता है? मैच्योरेशन जोन में। अगर कोई क्वेश्चन कर ले आपसे कि बेटा जल का सर्वाधिक अवशोषण किस क्षेत्र से होता है, तो आप बताओगे मैच्योरेशन जोन में। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं और एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाने के कारण जल के अवशोषण की जो दर होती है, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं मूल रोम, तो सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो ज्यादा जल अवशोषण और खनिज अवशोषण होगा। अगर अपन बात करें, अगर क्वेश्चन कोई यूं पूछ ले कि कहां पर रूट टिप पर, कहां पर रूट टिप पर कहां पर विभाजन होता है, विभाजन होता है, ग्रोथ होती है या सेल का डिवीजन होता है, तो अपन ये कहेंगे रूट टिप के, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि रूट टिप के आगे भाग पर या रूट टिप के आगे से जस्ट पीछे वाले भाग पर, तो अपन का आंसर होगा रूट टिप के थोड़ा पीछे की तरफ, क्योंकि रूट टिप के पीछे की तरफ मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। क्योंकि रूट टिप पर तो ये आगे की तरफ तो रूट के पाया जाता है ना बेटा, तो अपन का आंसर क्या होगा कि रूट टिप, बिल्कुल टिप पे अगर चला जाए तो उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जहां पर विभाजन का काम होता रहता है। तो आई होप कि आपको मूल जो शीर्ष का जो क्षेत्र बात कर रहे थे, मूल शीर्ष के क्षेत्र के बारे में, तो ये मूल रूट टिप का या मूल शीर्ष का अपन ने यहाँ पर ये स्टडी की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो बेटा अपन ने मूल शीर्ष का जो क्षेत्र होता है, जो यहाँ पर रीजन्स पाए जाते हैं, इनकी अच्छे से स्टडी कर ली है। अब बेटा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मूल शीर्ष के क्षेत्र की संरचना को समझाइए या मूल शीर्ष के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तब भी आपको यही करना। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मूल शीर्ष के अनुदैर्ध्य काट, ठीक है ना बेटा, अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन कीजिए, मूल शीर्ष के अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बेटा यहाँ पर ये अनुदैर्ध्य काट ही है, ठीक है ना, तो अपन को यही चीज करके आनी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है बेटा अनुदैर्ध्य काट और अनुप्रस्थ काट, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको कि बेटा एक तो होता है टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है ना बेटा। एक तो होता है अनुप्रस्थ काट, एक होता है बेटा एलएस यानी कि क्या होता है? एलएस अनुदैर्ध्य काट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है ना बेटा। तो दो तरह की काट होती है बेटा। अपन बायोलॉजी के अंदर दो तरह की काट को पढ़ते हैं, एक तो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये तो होता है बेटा अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। टीएस का मतलब तो होता है अनुप्रस्थ काट और एलएस का मतलब होता है अनुदैर्ध्य काट, ठीक है ना बेटा। काट को भी अच्छे से समझ सकते हैं अपन भाई, कैसे सेक्शन होते हैं। तो जैसे कि बेटा ये कोई तना है, आप ऐसे समझ लो, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं कि भाई ये कोई तना है, इसको अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे ना बेटा इसके। किस प्रकार से? इस प्रकार से दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो कौन सा सेक्शन हुआ? ये हुआ बेटा टीएस, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना बेटा, टीएस। और अगर मैं इसको खड़ा काट दूं इस प्रकार से तो ये हो गया बेटा लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य काट। तब क्या होगा बेटा? तो तब ये हो जाएगा ना, दो पार्ट बन जाएंगे इसके, दो, ठीक है ना बेटा, इस तरह के दो बन जाएंगे ना बेटा, ठीक है बेटा, इस तरह के दो काट बन जाएंगे, ठीक है ना, या दो टुकड़े बन जाएंगे। तो इससे तो इस तरह के टुकड़े बनेंगे और इससे इस तरह के टुकड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सी काट है बेटा? टीएस, और ये कौन सी काट है? एलएस। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाया है, ठीक है ना बेटा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज और है बेटा, कौन सा स्थलीय पादप है जिसके अंदर रूट कैप नहीं पाई जाती? अपन ने कहा था कि जो जलीय पादप होता है वहां पर रूट कैप नहीं पाई जाती, बल्कि रूट पॉकेट पाए जाते हैं, उत्प्लावकता का गुण प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि कौन सा स्थलीय पादप है जिनमें रूट कैप, ठीक है ना बेटा, तो बेटा दो अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक तो अमरबेल है ना बेटा, अमरबेल का नाम सुना होगा, कसकुटा जिसे बोलते हैं, कसकुटा, अमरबेल। और कसकुटा क्या होती है? अमरबेल क्या होती है? परजीवी पादप है बेटा, है ना बेटा, जो दूसरे पादप पर क्या होता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना बेटा, दूसरे पादप पर परजीवी के रूप में पाया जाता है और उसी से अपना क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है, जल को प्राप्त करता है, खनिज अवशोषण करता है। तो इसका काम बेटा दूसरे पादप से ही चल जाता है। होता क्या है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, जो अमरबेल होती है ना, जैसे कि ये कोई पादप है, ये कोई पादप है बेटा, अब
ये उसका तना है, तो ये अमरबेल इस पर लपेट बनाता है, और क्या बनाता है, अमरबेल इस पर लपेट बनाता है, तो इसके तने से चूसकांग निकलते हैं जो उसके तने को भेदते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वहां से क्या प्राप्त कर लेते हैं बेटा अमरबेल का जो तना होता है ना, उससे क्या निकलता है, चूसकांग निकलते हैं और प्रवेश कर जाते हैं किसके, परपोषी के तने के अंदर, तो वहां से जल, खनिज, अवशोषण, फूड वगैरह सब प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको जड़ की आवश्यकता भी नहीं है एक तरह से, तो उसकी जड़ के अंदर रूट के, या जड़ अगर उपस्थित है तो उसके अंदर रूट के, क्योंकि इस जड़ को वृद्धि, जैसे कि जड़ तो होगी ना बेटा भाई, जड़ तो होगी ये मिट्टी के अंदर, लेकिन वो अंदर तक ग्रोथ नहीं कर रही है क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है जल और खनिज अवशोषण करने की, ठीक है ना। तो ये अधिक गहराई तक क्या नहीं करती, अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती है, ठीक है ना बेटा, अधिक गहराई तक वृद्धि नहीं करती है, क्योंकि ये इससे जो तने, इसके जो अमरबेल के तने से जो चूसकांग निकलते हैं वही क्या करते हैं, जल और खनिज अवशोषण का काम करते हैं। तो यहाँ पर रूट केप नहीं पाई जाती अमरबेल के अंदर, ठीक है ना बेटा। एक और बात कर लेते हैं कि माइकोराइजा जो होता है बेटा, माइकोराइजा एक से संबंध होता है, माइकोराइजा सहजीवी वाला है ना बेटा, सिम्बायोसिस, ठीक है ना, सहजीवी संबंध होता है माइकोराइजा, और किस किस के बीच में पाया जाता है, कवक के बीच में और पादप की जड़ों के बीच में, पादप जड़ और कवकों के बीच में कौन सा संबंध पाया जाता है बेटा, माइकोराइजा संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइकोराइजा। तो जिन पादपों के अंदर, जिन पादपों की जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, कवक पाया जाता है सहजीवी के रूप में, तो ऐसा संबंध माइकोराइजा कहलाता है। अब बेटा वहां पर जो कवक है वो क्या करता है, पादप की जड़ों पर अपना निवास बनाता है, और जब कवक पाया जाएगा तो कवक की प्रॉपर्टी ये होती है कि जल और खनिज यानी कि नमी को बनाए रखता है। तो वो नमी कहां से, कवक वहां पर उपस्थित है ना जड़ के ऊपर, या अंदर तक भी वृद्धि कर जाता है, जड़ के अंदर तक भी चला जाता है कवक, ठीक है ना। कवक के जो फिलामेंट होते हैं, तंतु नुमा संरचना होती है कवक की, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो वो अंदर तक चला जाता है बेटा, जैसे कि जड़ के अंदर तक चला जाएगा, और वहां पर क्या क्या पैदा करेगा बेटा, वो नमी, या और क्या होगा कि जो कवक के जो बाहर की तरफ जो रेशे हैं, जो फिलामेंट है, वो क्या करेंगे, जल और खनिज अवशोषण का काम करेंगे, और किसको देंगे, वो किसको देंगे, वहां पर जो जड़ है ना बेटा उसके अंदर दे देंगे वो, यानी कि पादप को क्या प्राप्त हो जाएगा, जल और खनिज अवशोषण, ठीक है ना बेटा, जल और खनिज पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे पादप को। और ये कवक सहजीवी के रूप में पाई जाएगी, यानी कि पादप को जो है ना वहाँ पर जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब पादप जड़ों को ज़्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो रूट केप का यहाँ पर क्या होता है बेटा, अभाव होता है, यानी कि माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, रूट केप नहीं पाई जाती है। अब अपन बात करेंगे मूल रोम की, ठीक है ना, मूल रोम की संरचना और मूल रोम कैसे बनती है। तो यहाँ पर अपन ने मूल शीर्ष का क्षेत्र की बात कर ली है बेटा, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे किसकी बात करने वाले हैं बेटा, मूल रोम की बात करने वाले बेटा, ठीक है ना। तो मूल रोम की संरचना, ठीक है ना बेटा, किसकी संरचना बेटा, मूल रोम की संरचना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ठीक है ना, मूल रोम की संरचना अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, है ना बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ठीक है बेटा, मूल रोम की संरचना, ठीक है ना बेटा, मूल रोम की संरचना। बेटा होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कि ये जड़ है, ठीक है ना बेटा, ये क्या है, जड़ है बेटा, ये जड़ है, मूल है ये बेटा। अब मैं मूल के इस पोर्शन की बात करूं, कौन से पोर्शन की, इस पोर्शन की, और इसको जूम कर दूं यानी कि आवर्धित कर दूं, तो यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, मुझे इस प्रकार से दिखाई देगा बेटा ये पार्ट। अगर मैं बात करूं तो मुझे ये इस प्रकार का पार्ट दिखाई देगा, जहाँ पर क्या उपस्थित है, ढोलकाकार क्या उपस्थित है बेटा, ये ढोलकाकार कोशिकाएं उपस्थित है, ठीक है ना बेटा, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये पार्ट मैंने जूम किया तो मुझे ये संरचना दिखाई दे रही है, यानी कि ढोलकाकार कोशिका यानी कि एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं बेटा, 1 2 3, ये एपिडर्मल कोशिकाएं बेटा। अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं मूल रोम की संरचना की, इसे रफ कर देते हैं, मूल रोम की संरचना की बात कर रहा हूँ बेटा मैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकास को भी समझा रहे हैं और संरचना की भी स्टडी हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है ना बेटा। अब क्या होगा कि यहाँ का सेक्शन मैंने काटा या इसको आवर्धित करके देख रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो बेटा क्या होता है कि अपन ने बताया ना कि रूट हेयर का जो विकास होता है वो किससे होता है, एपिडर्मिस की कोई भी कोशिका रूट हेयर का विकास कर सकती है बेटा, है ना। किसका विकास कर सकती है, किसका, रूट हेयर का विकास कर सकती है। तो ये क्या होती है बेटा, कोशिकाएं जो होती है ना, ये क्या होती है, ग्रोथ कर जाती है लंबाई में, क्या कर जाती है, ये जो कोशिकाएं होती है एपिडर्मिस की कोई ऐसी कोशिकाएं होती है, विशेष कोशिकाएं जो क्या हो जाती है, लंबाई में ग्रोथ कर जाती है, ठीक है ना बेटा, लंबाई में ग्रोथ कर जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं कहलाती है बेटा ट्राइकोब्लास्ट सेल, जिससे किसका निर्माण होता है, रूट हेयर का। तो मैंने माना कि ये कोशिकाएं ट्राइकोब्लास्ट सेल के समान व्यवहार करेगी और आगे जाकर के क्या होगा, इसको और आवर्धित करके देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा,
बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल रोम का निर्माण कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये परवर्ध के रूप में ये जो ट्राइकोब्लास्ट कोशिका जो मूल रोम बनाती है, ये परवर्ध के रूप में बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बाहर की तरफ निकल जाएगी और किसका निर्माण करेगी, किसका निर्माण करेगी, मूल रोम का। तो बेटा यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित थी, ये तो बेटा कौन सी कोशिकाएं, एपिडर्मिस की कोशिकाएं बेटा, ठीक है ना। ये कौन सी कोशिका, एपिडर्मिस की। और ये एपिडर्मिस की ही एक कोशिका थी जो कि आगे ग्रोथ कर कुरा के क्या बना रही है बेटा, मूल रोम का निर्माण कर रही है। और ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती है, जो मूल रोम का निर्माण करती है। एपिडर्मिस की ऐसी कोशिकाएं जो मूल रोम का निर्माण करती है क्या कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, ट्राइकोब्लास्ट सेल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये किसका निर्माण कर लिया, इस कोशिका ने आवर्धित होकर क्या किसका निर्माण कर लिया, मूल रोम का निर्माण कर लिया। तो इस मूल रोम के अंदर अपन को कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है ये भी देख लेते हैं। तो इसके सेंटर वाले भाग में एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है बेटा। इसके सेंटर वाले जो पार्ट होता है ना, इसमें क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। और यहाँ पर सघन क्या पाया जाता है, सघन जीव द्रव्य भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, डेंस होता है, सघन होता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा। और ये कोशिका है तो इसका केंद्रक भी होगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, इस कोशिका का केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर उसका अपना डीएनए होगा, है ना बेटा, क्रोमेटिन पदार्थ होंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये केंद्रक हो गया, ठीक है। तो ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो मूल रोम होता है, ये बेटा क्या है, मूल रोम है। तो मूल रोम के अंदर डबल क्या पाई जाती है, वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, डबल वॉल पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल यानी कि बाह्य भित्ति, वो तो बनी होती है बेटा पेक्टिन से, याद रख लेना बेटा, किससे बनी होती है, पेक्टिन नामक पदार्थ से। जबकि जो इसकी इनर वॉल होती है, अंदर वाली जो वॉल होती है, इनर वॉल यानी कि आंतरिक भित्ति, ठीक है ना, इनर वॉल जो होती है वो बनी होती है बेटा सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज तो कॉमन होता है ना बेटा, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो बेटा इसकी इनर वॉल क्या होती है, मूल रोम की, वो तो सेल्यूलोज से ही है। लेकिन विशेष परिस्थिति होगी यहाँ पर, आउटर वॉल किससे बनी होती है, पेक्टिन से बनी होती है। ये विशेष चीज है, पेक्टिन से इसकी आउटर वॉल बनी रहती है। पेक्टिन क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। और ये मूल रोम बेटा क्या होता है, मूल रोम क्या होता है, मिट्टी के अंदर होती है ना बेटा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पेक्टिन से आउटर वॉल बनी होती है, ठीक है ना। मिट्टी के अंदर ग्रोथ करती है मूल रोम, ठीक है ना, और जल और खनिज अवशोषण का कार्य करती है, ठीक है ना। और ये एक कोशिकी होती है मूल रोम, देखो एक कोशिका केवल, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी एक कोशिका। तो मूल रोम क्या होती है बेटा, एक कोशिकी होती है। इसके सेंटर में क्या पाया जाता है बेटा, ये सेंट्रल में रिक्तिका पाई जाती है ना बेटा, वैक्यूल, ठीक है ना, वैक्यूल पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ पर सघन क्या पाया जाता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये बेटा इसका जीव द्रव्य इसका। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये केंद्रक भी पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर केंद्रक भी पाया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये किसकी संरचना है, ये बेटा मूल रोम की संरचना। और ये कोशिका क्या कहलाएगी बेटा, ये तो सामान्य एपिडर्मल सेल है ना, एपिडर्मिस की कोशिका एपिडर्मल सेल कहलाएगी। तो ये तो सामान्य एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं क्या हो जाती है, सघन जीव द्रव्य एकत्रित करके परवर्ध के रूप में बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती है, ट्राइकोब्लास्ट सेल। आधे नंबर पूछा जा सकता है कि मूल रोम का विकास कौन सी कोशिकाओं से होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाओं से मूल रोम का निर्माण होता है, ठीक है ना। ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं क्या होती है बेटा, एपिडर्मिस की ऐसी विशेष कोशिकाएं होती है जिसके कारण से मूल रोम का निर्माण होता है। तो ये होगी बेटा ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं। क्या होगी बेटा, ट्राइकोब्लास्ट कोशिकाएं, ठीक है ना, मूल रोम। अब बेटा देखो अपन ने मूल शीर्ष के क्षेत्र पढ़े थे ना, तो आप बताओ मुझे कि ये जो मूल रोम है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, परिपक्वन क्षेत्र में, मैच्योरेशन जोन में। और मैच्योरेशन जोन से ही सबसे ज़्यादा मात्रा में जल व खनिज अवशोषण होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने मूल रोम की संरचना की स्टडी कर ली है बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।